नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं आरआरसी ग्रुप डी 2022 का 29 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का रियल व हूबहू क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि 2018 वाले ग्रुप डी का एग्जाम से ये काफ़ी डिफरेंट है। सो पैटर्न को समझ के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976, कौन सा 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन, उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सो फ्रेंड्स, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस प्रदेश में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है। तो सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमपी, यानी कि एमपी में बहुत सारे मतलब कि नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कान्हा हो गया, आपका बांधव हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, पन्ना, ओंकारेश्वर, संजय गांधी डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। सो फ्रेंड्स, लेकिन आप देखिए ये जो पंचमढ़ी को ही पूछा, क्यों पंचमढ़ी को पूछा? पंचमढ़ी को इसलिए पूछा क्योंकि ये क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। सो फ्रेंड्स, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे, किस प्रदेश में स्थित है? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन कब शुरू किया था। महात्मा गांधी ने जो नमक आंदोलन है या दांडी मार्च है, कब शुरू किया था? तो सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ये एक नमक आंदोलन साबरमती आश्रम से शुरू किया था और दांडी तक खत्म हुआ था। टोटल 24 दिन तक ये पैदल यात्रा तय किए थे, जो कि कितनी दूरी थी? दूरी आप याद रखिए, 240 मील। अगर किलोमीटर में देखा जाए तो किलोमीटर में हो जाता है 390 किलोमीटर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया और दांडी तक गए, और वो भी 12 मार्च से स्टार्ट किए। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किए और 6 अप्रैल 1930 को वहां पर पहुंच के, दांडी में पहुंचकर नमक बनाकर नमक आंदोलन किया, यानी कि दांडी मार्च किया, नमक आंदोलन किया। तो सो फ्रेंड्स, उस समय आपको ये याद रखना है कि कितने मतलब कि साथ में गांधी जी के मतलब कि स्वयं सेवक थे, तो 78 थे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन तोड़ा था। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि रेपो रेट, यानी क्वेश्चन है कि रेपो रेट के बढ़ने से बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स से रेपो रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रेपो रेट के एक बार समझ लीजिए, जो रेपो रेट होता है वो क्या होता है? रेपो रेट वह होता है, वह रेट होती है, रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, यानी कि जो अदर बैंक हैं, वो आरबीआई से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या पैसा लेती हैं? उधार लेती हैं। यानी कि सारी बैंक आरबीआई से उधार लेती हैं, और हम जितने भी जनता होते हैं, जितने भी मतलब पब्लिक होती है, वो वाणिज्यिक बैंक से, यानी कमर्शियल बैंक से उधार लेते हैं। यानी कि जनता किससे लेगी? अदर बैंक से, और बैंक किससे लेगी? आरबीआई से। यानी कि बैंकों का बैंक कौन है? वो है आरबीआई है। सो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आरबीआई जो पैसा रुपया उधार देती है अदर यानी कमर्शियल बैंक को, वही रेट बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है जो अदर यानी कि कमर्शियल बैंक है वो भी जो पब्लिक को पैसा देगी वो हाई रेट पे देगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा, यानी कि जो हम लोग कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, और जो हम लोग पर्सनल लोन लेते हैं, तो उसका भी रेट बढ़ जाएगा, यानी कि वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि रेपो रेट के बढ़ने से बैंकों पर क्या प्रभाव होगा? तो क्या कर देगा? वो लोन को महंगा कर देगा, यानी कि रेट वो भी बढ़ा देगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, यानी कि जो लोन देगा वो बैंक, कमर्शियल बैंक, वो महंगा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहा गया था। देखिए सो फ्रेंड्स, देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 2000, देखिए 2005 का ये क्वेश्चन उठा लिया। आप लोग सोचेंगे 2005 का है, नहीं, ये 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज को शामिल किया गया था।
उड़िया को शामिल किया गया था, क्योंकि उससे पहले 5 ऐसे लैंग्वेज थे जो ऑलरेडी शास्त्रीय भाषा में शामिल हो चुके थे, यानी क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल हो गए थे। 2005 के बाद अभी कोई क्लासिकल लैंग्वेज में कोई भाषा शामिल नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? और ये 2005 का नहीं है, 2005 से लेकर अब तक का ये क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि उड़िया भाषा। देखिए उसके पहले कौन कौन सा शामिल किया गया था। तमिल को शामिल किया गया था, तेलुगु को शामिल किया गया था, संस्कृत को शामिल किया गया था, कन्नड़ को शामिल किया गया था, मलयालम को शामिल किया गया था। ये जो 5 ठो हैं, 5 के अलावा यानी जो छठवां है 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल कर दिया गया किसको? उड़ीसा के उड़िया भाषा को, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़िया भाषा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यही टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला 2021 में ये हुआ था। 2021 में हुआ था, क्योंकि कोरोना स्टार्ट हो गया था। कोरोना पीरियड में 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक है वो 2021 में ऑर्गेनाइज कराया गया है। सो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता देते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत ने टोटल मतलब कि जो मेडल जीते थे वो टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें कि आपका एक जो हो जाएगा वो गोल्ड हो जाएगा, आपका जो 2 मेडल हो जाएगा वो सिल्वर का हो जाएगा, और जो 4 मेडल थे वो 4 मेडल किस में थे? वो ब्रॉन्ज के थे। सो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखने हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने मतलब कि मेडल जीते। सो फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल 7 मेडल जीते। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आया था क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का 2 पार्ट होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको एग्जांपल मतलब कि दिया था क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप क्या है कि HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड है और जिंक एलिमेंट है। तो इसका जो रिएक्शन होगा तो ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक क्या मतलब HCl में ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन डिस्प्लेस होकर जिंक पे डिस्प्लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा जिंक क्लोराइड हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर अगर बी को देखें तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट है, यानी कि इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें सोडियम क्लोराइड है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो सो फ्रेंड्स, अब क्या है कि यहाँ पर नाइट्रेट देखिए, नाइट्रेट सिल्वर से डिस्प्लेस होकर सोडियम पे आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, और जो यहाँ पर क्लोरीन सोडियम के साथ है वहाँ से डिस्प्लेस होकर अब यहाँ पे आ जा रहा है सिल्वर क्लोराइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए डबल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह, डायबिटीज को ही मधुमेह बोलते हैं, यानी कि मधुमेह किसकी कमी से होता है। सो फ्रेंड्स, जो मधुमेह होता है वो किसकी कमी से होता है, तो हम आपको बता दें जो मधुमेह होता है उसी को डायबिटीज कहते हैं। और ये किसकी कमी से होता है, ये होता है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से। अब आप कहेंगे कि इंसुलिन क्या होता है, तो इंसुलिन हम बता दें अग्नाशय से, यानी कि किससे निकलता है, अग्नाशय से ये स्रावित होता है हार्मोन, ये इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। और हम आपको बता दें क्योंकि ये जो आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब कि ग्रुप डी में RRC में ये थोड़ा सा डीपली पूछ रहे हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा कि अग्नाशय के बीटा कोशिका से, किससे, अग्नाशय के बीटा कोशिका से क्या निकलती है, इंसुलिन निकलती है। और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तब हो जाता है क्या, मधुमेह, यानी कि डायबिटीज हो जाती है। सो फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता दें कि जो मतलब डायबिटीज डे होता है, मधुमेह दिवस होता है, वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है, यानी मधुमेह दिवस मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से होता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को हम बता दें कि देखिए क्या होता है, जैसे सबसे अधिक क्रियाशील मतलब कि जो जल्दी से रिएक्शन कर जाए, जो जल्दी से अभिक्रिया कर जाए,
वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो मतलब कि हम आपको एक बता देते हैं, जैसे कि हो गया पोटेशियम सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील है, फिर सोडियम है, फिर क्या है कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कापर है, फिर हाइड्रागिरम यानी कि पारा है, फिर सिल्वर है, फिर क्या है सोना है, एयू यानी कि आयरन है। सो फ्रेंड्स, तो उसका मतलब कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, जैसे कि हम आपको बताएं पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोटेशियम। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्या इसमें देखिए कि आप फिजिक्स का क्वेश्चन भी पूछा था इलेक्ट्रिकल का, कि किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, किसकी 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जो करंट है वो कितने हैं 10 एम्पीयर की है। अब कह रहा है कि परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले कितना, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है आपका 2 ओम है। 2 ओम वाले चालक में 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि जो टाइम कह रहा है वो कितना है, वो 1 सेकंड कह रहा है। सो करंट निकल गया, रेजिस्टेंस निकल गया और टाइम निकल गया। सो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि हीट इजकल टू यानी कि ऊष्मा इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जानते हैं। बस इसी पे हम लोग रख देंगे, यानी कि करंट कितना है, आई कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, और ओम कितना है रेजिस्टेंस 2 है, और टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो 10 दहा में 100 हो जाएगा, दूनी 200, 200 क्या हो जाएगा जूल, यानी कि 200 जूल हो जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 200 जूल। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम किस तत्व में सुचालक होती है, सबसे कम किस तत्व में सुचालक होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सिल्वर होता है, सबसे ज़्यादा सुचालक सिल्वर में होता है, फिर धीरे धीरे घटने लगती है। फिर अब इसमें भी देखें तो जो सबसे कम सुचालकता होती है, जिसमें करंट आसानी से न पास कर पाए, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील होता है वो सबसे ज़्यादा कुचालक और सबसे कम सुचालक, फिर कार्बन, फिर लोहा और पीतल, लोहे से अच्छा पीतल होता है। सो फ्रेंड्स, जो स्टेनलेस स्टील होता है वो सबसे कम अपने अंदर से करंट को पास होने देगा। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था रिएक्शन से। वो आया क्या था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के रिएक्शन करवाने के बाद जो प्राप्त उत्पाद होगा, यानी कि प्राप्त जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रॉक्स क्या होता है, H2SO4 होता है, यानी कि सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH और ट्वाइस होता है, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो होता है H2SO4 होता है। इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगा है और आप लोगों को रियल और हूबहू हम क्वेश्चंस आपके सामने एक्सप्लेन करके मतलब कि शो किए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारा वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी आपके पास पहुंचेगा और आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।